नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा में और मैं हूं मुकेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आपको बहुत सारी भाषाएं दिखाई दे रही होंगी। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो अब हम एक एक करके इनका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी को। तो हिंदी जो शब्द है, उस हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद का, यानी भारत का, यानी जो भी चीज़ें हैं भारत की हैं उसको हिंदी कहा जाता है। वो है ना, चाहे भारत के वासी हों या फिर भारत के जो भी चीज़ें हों, भाषाएं, सब कुछ जो है उसको हिंदी के अर्थ में लिया जाता था। इकबाल का वो गीत है, उसकी एक लाइन भी है, बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी हैं हम हिंदी हैं, यानी हम हिंद के हैं। तो हिंदी का अर्थ होता है हिंद का, यानी भारत का। तो भारत की केंद्रीय भाषा के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता रहा है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो वे 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी हो गई और पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी जिसको हम कहते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश जो शौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई है, उससे ये हमारी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो विकसित हुई हैं, पश्चिमी हिंदी भाषा विकसित हुई है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है हम इसको देखते हैं, कई सारी बोलियां आती हैं। तो कौन कौन सी बोलियां हैं वे? खड़ी बोली है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इस तरह से कई सारी बोलियां यहाँ दिखाई दे रही हैं हमें। कन्नौजी है, बुंदेली है, दक्षिणी है, हरियाणवी है। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुरु प्रदेश की भाषा थी, इसलिए इसको कौरवी भी नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा हरियाणवी जो है, हरियाणवी का एक और नाम बांगड़ू भी है। हरियाणवी को कुछ हरियाणी भी कहा जाता है। कन्नौजी कन्नौज प्रदेश की भाषा थी, बुंदेली और दक्षिणी, इस तरह से ये 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद राजस्थानी हिंदी है। तो राजस्थानी हिंदी का भी विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी। तो ये 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। फिर पूर्वी हिंदी को देख लेते हैं हम। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से जो विकसित हुई थी, अर्धमागधी अपभ्रंश, उस अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अवधी को कोशली भी कहा जाता है, इसका एक और नाम कोशली भी है। ठीक है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी में आती हैं। इसके बाद बिहारी हिंदी की बात करें अगर, तो बिहारी हिंदी का विकास क्या है? मागधी प्राकृत से जो है विकसित हुई है, मागधी अपभ्रंश। मागधी प्राकृत के बाद उसका विकास हुआ, उसी से मागधी अपभ्रंश, और उस मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी जो माफ़ कीजिएगा, बिहारी हिंदी निकली है। तो बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। ये क्या है? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 5वीं जो भाषा है हिंदी की, वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति पैशाची अपभ्रंश से मानी जाती है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी तथा गढ़वाली ये 2 प्रमुख बोलियां हैं। इसके अलावा और भी बोलियां हैं, लेकिन वो बहुत सारी बोलियां हैं और छोटे छोटे माने समूह हैं उनके। तो इस कारण से ये 2 प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं पहाड़ी हिंदी में। तो ये हिंदी हो गई। इसके बाद हम दूसरी जो भाषा देखेंगे वो है सिंधी भाषा।
तो सिंधी भाषा के अधिकांश बोलने वाले क्या हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। सिंधु नदी के पास वाला क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसके अधिकतर बोलने वाले हैं, किंतु कुछ लोग भारत में भी हैं, और जो मुख्यतः बम्बई, अजमेर तथा दिल्ली आदि में रहते हैं। तो सिंधी का विकास जो है वो ब्राचड प्राकृत से हुआ है। ब्राचड प्राकृत विकसित होकर ब्राचड अपभ्रंश में बनी, और उस ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। तो सिंधी बोलने वाले मुख्यतः क्या थे, मुसलमान रहे हैं। इसलिए सिंधी के जो शब्द भंडार हैं, उस शब्द भंडार में कई आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी तुलना में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों की अधिकता है। यानी जो सिंधी भाषा का शब्द भंडार है उसके बोलने वाले मुसलमान होने के कारण इस पर अरबी, फारसी और तुर्की जो भाषाएं हैं, इन तीनों भाषाओं के शब्दों का भंडार ज़्यादा है उसमें। माने तुलनामूलक ज़्यादा है। तुलनामूलक किसकी तुलना में, अन्य जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में, आधुनिक आर्य भाषाओं में जो अरबी, फारसी, तुर्की के जो शब्द हैं उनकी तुलना में सिंधी भाषा में ये शब्द बहुत ज़्यादा हैं। यानी अन्य भाषाओं में भी शब्द हैं, लेकिन वो अधिकता होने के बावजूद भी ये संस्कृत के तद्भव जो शब्द होते हैं उनकी संख्या पूरे हिंदी शब्द भंडार का लगभग 75% जो है वो शब्द भंडार सिंधी भाषा का वो संस्कृत के तद्भव शब्दों का है, और जो 25% है उसमें वे जो है आपकी अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं की बोलियाँ, वो शब्द वगैरह आए हैं। तो सिंधी की जो है मुख्य बोली जो है कौन कौन सी है, पहली है बिचौली, दूसरा सिराइकी, तीसरा थरेली, चौथा लासी, पांचवा लाड़ी और अंतिम कच्छी। तो ये 6 बोलियां सिंधी की प्रमुख बोलियां हैं। तो सिंधी जो है, भारतीय सिंधियों में कुछ लोग जो है फारसी पर आधारित लिपि का व्यवहार करते हैं इसको लिखने के लिए। सिंधी भाषा की लिपि क्या है, फारसी आधारित लिपि है, सिंधी लिपि ही है लेकिन उस पर फारसी लिपि का प्रभाव है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये सिंधी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता था। शुरू में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद फारसी आधारित लिपि जो है सिंधी लिपि विकसित हुई, उसमें लिखा जाने लगा सिंधी भाषा को, और कुछ लोग देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। और गुरुमुखी पहले प्रयोग होती थी, अब नहीं होती है। ठीक है, तो सिंधी भाषा के कई बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, यहाँ कुछ नाम दिए जा रहे हैं। जैसे शाह इनायत बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं सिंधी भाषा के। फिर से शाह लतीफ़ हैं, अब्दुल हसन हैं, तो इत्यादि और भी कवि हैं सिंधी भाषा के। अब जो हम दूसरी भाषा देखेंगे वो दूसरी भाषा है लहंदा। तो लहंदा जो शब्द है, लहंदा शब्द का अर्थ क्या है, होता है पश्चिमी, वेस्टर्न। तो लहंदा शब्द का अर्थ पश्चिमी है। इस कारण से जो पश्चिम पंजाब में बोले जाने वाली जो भाषा है उसको लहंदा या लहंदी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो पश्चिम पंजाब में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है लहंदा अथवा लहंदी, और यह मुख्यतः पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसकी भाषा है। जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब का भी विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के साथ साथ पंजाब का भी विभाजन हुआ। एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में गया और दूसरा भारत में रहा। तो जो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी पंजाब, वो पाकिस्तान के साथ चला गया। तो ये लहंदा जो भाषा है, ये लहंदा भाषा पाकिस्तान में मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, वहाँ उस प्रांत की भाषा है, किंतु कुछ भारतीय भी यहाँ हैं, भारत में रहने वाले, वे भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लहंदा भाषा है, इस लहंदा भाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। लहंदा भाषा पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है, और इसके शब्द भंडार में फारसी और अरबी भाषा के शब्द बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी मात्रा में हैं। तो इस लहंदा भाषा की जो लिपि है, इसकी लिपि में फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है लहंदा भाषा को लिखने के लिए। किंतु पहले
इसे लंडा लिपि में लिखा जाता था, लंडा लिपि। तो लंडा लिपि में पहले लिखा जाता था, किंतु अब इसे फारसी लिपि में लिखा जाता है, लहंदा भाषा को। तो लहंदा भाषा की प्रमुख जो है बोलियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ 3 बोलियों का जिक्र किया गया है। पहली है जटकी, दूसरी मुल्तानी, तीसरी जांगली, जंगली नहीं जांगली। तो ये जो है लहंदा भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। तो लहंदा भाषा में लोक साहित्य मिलता है देखने को, लेकिन उस तरह से साहित्य की रचना उतनी नहीं हुई है उस रूप में। अब आइए हम अगली जो भाषा है, अगली भाषा देखते हैं, जो है पंजाबी। तो पंजाब जो शब्द है, इस पंजाब शब्द का स्रोत फारसी भाषा है, यानी पंजाब शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, अर्थ है 5 नदियों का देश। तो 5 नदियों का देश, ये अर्थ होता है पंजाब शब्द का। तो इसका जो केंद्र है पंजाब का, पंजाबी का, वो केंद्र पंजाब है, इस कारण से ही यह नाम इसे मिला है। पंजाबी भाषा का केंद्र पंजाब होने के कारण उसे पंजाबी नाम दिया गया है। और इसके बोलने वाले कुछ पाकिस्तान में भी हैं, किंतु ज़्यादातर लोग भारत में हैं। पंजाबी भाषा का प्रयोग करने वाले ज़्यादातर लोग भारत में हैं, पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक। तो इसका जो है विकास देखा जाए, अगर पंजाबी भाषा का विकास भी लहंदा की तरह पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। और इसके ऊपर मतलब ये जो पैशाची अपभ्रंश से विकसित जो पंजाबी भाषा है, उसके ऊपर शौरसेनी अपभ्रंश का भी प्रभाव पड़ा है। तो पंजाबी भाषा को लिखने की पुरानी लिपि जो थी, वो जिस तरह से ये लहंदा भाषा को लंडा लिपि में लिखा जाता था, उसी तरह से पंजाबी भाषा को भी पहले लंडा लिपि में ही लिखा जाता था। किंतु बाद में गुरु अंगद जो थे, इस सिखों के गुरु हैं, तो गुरु अंगद ने क्या किया, देवनागरी लिपि के सहयोग से एक नई लिपि बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा गुरुमुखी लिपि। आज पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं पंजाबी भाषा की, ये हैं इस प्रकार से। एक है माझी, दूसरी है डोगरी। डोगरी अब बोली के स्तर से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है। डोगरी जो है उसमें इतना विकास हुआ है उसका कि वो बोली के स्तर से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है, और कुछ कुछ वो भाषा न भी हो तो उपभाषा के रूप में वो स्थिति बना चुकी है अपनी। तो उसके बाद तीसरी जो बोली है वो है दोआबी, और चौथी बोली का नाम है राठी। तो ये पंजाबी भाषा की बोलियां हैं। पंजाबी का साहित्य जो है वो बहुत ही समृद्ध माना जाता है, और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सृष्टि की है, कविताएं या फिर कथाएं या उपन्यास वगैरह लिखे हैं। तो इनमें कुछ नाम हम देख लेते हैं। एक है फरीदुद्दीन गंज शकर, फरीदुद्दीन गंज शकर। उसके बाद हैं श्री चंडी चंदा, फिर है पूरन सिंह, इसके बाद गुरदयाल सिंह और अमृता प्रीतम। कहानियाँ कविताएं दोनों लिखती हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है पंजाबी में। और वो पंजाबी के ये लेखक होने के बावजूद भी भारत में ये और दूसरी भाषाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनकी रचनाओं का विपुल अनुवाद हुआ है, गुरदयाल सिंह हो, अमृता प्रीतम हो या और भी। तो इसके बाद हम जो अगली भाषा देखेंगे वो है गुजराती। तो दोस्तों गुजराती जो है ये वास्तव में जो गुर्जर जाति है, गुर्जर जाति का निवास स्थान होने के कारण, उनकी संख्या की अधिकता के कारण इसे गुजरात नाम दिया गया, गुजरात नाम इसका अस्तित्व में आया। तो गुजरात की भाषा है गुजराती। तो इस भाषा का जो संबंध है, गुजराती का संबंध, वो शौरसेनी प्राकृत से है। शौरसेनी प्राकृत विकसित होकर शौरसेनी अपभ्रंश बना आगे चलकर, और उसी शौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा हमें प्राप्त हुई है। तो गुजराती भाषा की लिपि जो है वो अपनी विशेष लिपि है उनकी, और उस लिपि की विशेषता यह है कि उसमें शिरोरेखा नहीं होती। शिरोरेखा, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो ऊपर से एक लंबी रेखा जो है उसको खींच देते हैं सारे अक्षरों को जोड़कर,
तो वो शिरोरेखा कहलाती है। तो वो शिरोरेखा नहीं होती है गुजराती लिपि में। और गुजराती की अगर हम बोलियों की बात करें तो गुजराती भाषा की प्रमुख बोलियां हैं काठियावाड़ी, पट्टनी, सूरती। तो ये जो है 3 गुजराती भाषा की बहुत प्रमुख बोलियां हैं। तो गुजराती भाषा साहित्य की दृष्टि से भी बहुत संपन्न भाषा है। इसके कई रचनाकार जो हैं पूरे भारतीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। आपने शायद नाम भी सुना होगा। तो एक है नर्मद, फिर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। फिर पन्नालाल पटेल, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, गुजराती भाषा के लेखक हैं। इसके बाद हम जो अगली भाषा देखेंगे वो है मराठी। तो दोस्तों, मराठी भाषा का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की यह भाषा है और इसका विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित हुआ महाराष्ट्री अपभ्रंश, और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। तो वास्तव में मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। वास्तव में मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किंतु बहुत सारे लोग जो हैं वो मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मोड़ी एक लिपि है, तो मोड़ी लिपि में भी लिखते हैं बहुत से लोग। इसके अलावा मराठी जो है उसकी प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और माहारी। तो कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और माहारी ये मराठी भाषा की बहुत प्रमुख बोलियां हैं। मराठी भाषा का साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है। इसके कई ऐसे रचनाकार हैं जो पूरे भारत में, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो हम देखते हैं उनके कुछ रचनाकारों को मराठी भाषा के। तो एक है संत ज्ञानदेव, भक्ति युग में ये बड़े ही प्रसिद्ध थे। फिर संत तुकाराम, गुरु नानक के साथ इनका संबंध था। फिर है विजय तेंदुलकर, ये आधुनिक भाषा के हैं रचनाकार, अत्यंत प्रसिद्ध। तो ये मराठी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। अब हम अगली जो भाषा देखेंगे, अगली भाषा है आपकी बंगला। दोस्तों, बंगला भाषा जो है बंगाल की भाषा है, जिसे बंगला या बंगाली नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत से विकसित जो मागधी अपभ्रंश था उससे हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश से बंगला भाषा की उत्पत्ति हुई है। मागधी अपभ्रंश को एक और नाम से भी जानते हैं, वो है गौड़ी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश को गौड़ी अपभ्रंश से कहा जाता है, विकसित हुई है। आप यदि लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, मागधी अपभ्रंश की जगह गौड़ी अपभ्रंश से बांग्ला की उत्पत्ति हुई है। तो भारत में यह बांग्ला भाषा जो है पश्चिम बंगाल की तो प्रमुख भाषा है ही, साथ साथ बांग्लादेश की भी राष्ट्रभाषा है। बांग्ला भाषा की अपनी लिपि है और इसका साहित्य भी बहुत ही संपन्न है। इसके कितने ही साहित्यकार जो हैं वो पूरे एकदम राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से रविंद्रनाथ टैगोर को तो सभी जानते हैं। इसके अलावा बंकिम चंद्र हैं, जिन्होंने जो आनंद मठ नाम के उपन्यास की रचना की, जिसमें वो वंदे मातरम गीत है। इसके अलावा आपके जो है कवि सुकांत हैं। फिर महान कथाकार शरत चंद्र हैं, जिनकी फिल्में आपने देखी होंगी। देवदास जो कहानी है वो शरत चंद्र के उपन्यास पर ही आधारित है। फिर महाश्वेता देवी हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, महान लेखिका हैं ये। तो इस तरह से बांग्ला साहित्य जो है अत्यंत समृद्ध साहित्य है। अब अगर इसकी बोलियों की बात करें हम, तो इसकी बोलियों को जो है क्षेत्र विशेष के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला है पश्चिमी क्षेत्र की बोली, फिर दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी, तीसरी जो है उनकी बोली है उत्तरी, उत्तर बंगाल में बोली जाती है, और चौथी है राजबंशी, तथा पांचवी को पूर्वी कहा जाता है। तो ये बंगला की बोलियां हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरी भाषा वो है असमी। तो आसाम की भाषा को ही हम असमी कहते हैं, असमी या फिर असमिया कहा जाता है
असम की भाषा को। तो असम की भाषा का भी जो है उसकी भी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से ही हुई है। जिस प्रकार बंगला की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, उसी तरह से असमी की भी हुई है। यहाँ तक की उड़िया भाषा, ये भी जो है मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। ये तीनों भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, इसलिए इन तीनों में काफ़ी समानता है। शब्दों के उच्चारण और अर्थों में भी बहुत समानता है। तो असम की भाषा को असमी या असमिया कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है और मागधी अपभ्रंश के वो भी उत्तर पूर्वी रूप से हुई है। जो मागधी अपभ्रंश का उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना हमारे उधर, असम वगैरह जो है, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, तो ये क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो है अपभ्रंश जो था मागधी अपभ्रंश, उससे निकली है असमी बोली। और किंतु इसके ऊपर बांग्ला जो है, प्राचीन बांग्ला का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है असमी बोली पर। तो प्राचीन बांग्ला बहुत ही ज़्यादा उसने प्रभावित किया है असमी को। असमी भाषा की लिपि भी जो है वो अपनी लिपि है, लेकिन वो बांग्ला लिपि से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें हमें देखने को मिलता है। तो असमी जो भाषा है उसकी सबसे प्रमुख बोली को हम विष्णुपुरिया के नाम से जानते हैं। विष्णुपुरिया ये असमी की सबसे प्रमुख बोली है। इसका साहित्य जो है, असमी का साहित्य भी संपन्न साहित्य है। इसमें भी कई जो हैं साहित्यकार हुए हैं जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जैसे हम चंद्र कुमार अग्रवाल को देख सकते हैं, ये हैं, या फिर नलिनी बाला देवी जो हैं, नलिनी बाला देवी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भट्टदेव भी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है। तो ये हो गई असमी भाषा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों उड़िया भाषा को। उड़िया भाषा का भी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसका भी विकास मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, किंतु मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्वी रूप से, साउथ ईस्टर्न जो रूप है उससे हुआ है। अपभ्रंश के उस रूप से उड़िया भाषा का विकास हुआ है। तो उड़ीसा की भाषा को ही उड़िया कहा जाता है। उड़ीसा में रहने वाले लोगों को उड़िया जाति का माना जाता है। तो उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत हद तक मिलती जुलती है, बहुत इतनी समानता है इसमें कि लगभग जो है वो अर्थ, शब्दों के अर्थ भी समान रूप से देखने को मिल जाते हैं। किंतु उड़िया भाषा की जो लिपि है वो बांग्ला से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, बहुत भिन्न है। उड़िया लिपि जो है वास्तव में ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली, ब्राह्मी लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग रूप थे। तो ब्राह्मी लिपि का जो उत्तरी शैली था, उत्तर में ब्राह्मी लिपि को जिस स्टाइल में, जिस शैली में लिखा जाता था, उस शैली से उड़िया लिपि का विकास हुआ है। और इस उड़िया लिपि पर तेलुगु लिपि का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार उड़िया को लिखित रूप में आप देखें तो अचानक से, जिन्हें नहीं पता है वो अचानक से देखेंगे तो लगेगा ये कोई दक्षिण भारतीय भाषा है, तमिल, तेलुगु वगैरह उस तरह की, माने उसके लिपि का बहुत हद तक प्रभाव है। किंतु वास्तव में वो भी जो है ब्राह्मी लिपि से उनका भी बहुत गहरा संबंध है। तो उड़िया भाषा की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं गंजामी, संबलपुरी तथा भत्री। तो ये उड़िया भाषा की महत्वपूर्ण बोलियां हैं। उड़िया भाषा का साहित्य भी संपन्न साहित्य है। इसमें भी कई सारे रचनाकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, इनका बड़ा आदर है, मान है भारतीय समाज में। तो वे साहित्यकार कौन कौन से हैं? एक हैं सारला दास। सारला दास, नाम ध्यान दीजिएगा, ये गलत स्पेलिंग नहीं लिखा हुआ है, ये सही है। उनका नाम सारला दास था, सरला नहीं कीजिएगा, सारला दास। दूसरे हैं रामविभा दास, रामविभा दास। इसके बाद हैं उपेंद्र भंज, बहुत प्रसिद्ध नाम है। फिर सच्चिदानंद चौधरी, ये भी बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो इस तरह से कई प्रसिद्ध लेखक हुए हैं उड़िया भाषा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।